हाँ जी, अगला हमारा है डे 4 में हम क्या करने वाले हैं? डे 4 में हम करने वाले हैं ऐसे 315, 320 एंड 330 अलॉन्ग विद इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क्स। ओके, तो भाई उम्मीद करता हूँ अब तक के डे 3 तक अच्छे लगे होंगे लेक्चर्स। ठीक है, अच्छे लगे तो प्लीज़ यार लाइक करो, राइट? एंड यस, वी आर प्लानिंग समथिंग बिग, अ वेरी मच बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ यू आफ्टर दिस 7 days चैलेंज, राइट? और प्लीज़ 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 इसको जितना हो सके उतना शेयर करो और लोगों की मदद करो और लोगों तक पहुँचाओ इस वीडियोस को। ठीक है, और बाकी मटेरियल वगैरह तुम्हें ड्राइव का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम ड्राइव पे लिंक पे जाओ और ये सारे मटेरियल डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब फ्री में अवेलेबल है। पढ़ो और पास हो जाओ। ठीक है, आओ अब देखो यार, डे 4 के अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है 315, 320 एंड 330। तो ऐसे 315 है किसका? भाई देख, ऐसे 315 है आइडेंटिफाई असेस करना है रोमम थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, पहले तू आइडेंटिफाई कर और असेस कर रिस्क। ठीक है, अब जो आइडेंटिफाई असेस करना है, ठीक है, रिस्क एक बेस भी तो लेगा, तो क्या करेगा? मटीरियलिटी असेसमेंट होगी, मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दी ऑडिट। अब उसके बेस पे तूने रिस्क आइडेंटिफाई असेस कर दिया, तो फिर उसके बाद तू उसका रिस्पॉन्स भी तो देगा, तो ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, दैट इज एस ए 330। ठीक है, और कुछ फ्रेमवर्क्स है, बात करते हैं उस पर। आओ देखो भाई, अब ऐसे 320 है क्या? ऐसे जो, अब देखो इसका फ्लो ना आईसीआई के चैप्टर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, और पूरी कहानी बनाई है हमने, जैसे मैं बनाता आया हूं अभी तक, तो पूरी कहानी ही चल रही है इसमें, बड़े मजे लो। आ जाओ, ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। तो देखो भाई, द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। ठीक है, प्लानिंग में भी लगेगी और ऑडिट परफॉर्म करते हुए भी लगेगी। एंड इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन ऑडिट। अब देख, सीधी सी बात है, कोई भी मिस स्टेटमेंट है, अनकरेक्टेड जो मिस स्टेटमेंट है, उसका इम्पैक्ट भी इवेल्युएट करने में हेल्पफुल होता है कि हमें कितना मटेरियल है या नहीं है, राइट? होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं कि चिंदी पनी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ की कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, और 5-10 हज़ार का एक्सपेंस है, ऐसा ऊपर नीचे हो रखा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इतना मटेरियल नहीं है वो, ठीक है ना, मेरे स्टेक होल्डर्स के डिसीजंस को वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो होगा क्या चीज़, तो हम उस हिसाब से जो है उसको चेक करेंगे। ओके, देन ऐसे 315 क्या कहता है? तो भाई देखो, सीधे होता है रिस्क असेसमेंट। जो रिस्क असेसमेंट है उससे हम असेस करते हैं लेवल ऑफ रिस्क इन वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस। ओके, फिर रिस्क असेसमेंट फोकस ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस एंड स्पेसिफिक कंसर्न्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो भाई क्या कवर हुआ इसके अंदर, हम इसका जो रिस्क असेसमेंट है वो वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस पे असेस करते हैं। ठीक है, रिस्क असेसमेंट फोकस करता है बिजनेस इन्वायरमेंट पे, फोकस करता है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पे, फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, फोकस करता है। ठीक है, और कोई अगर उसमें बिजनेस कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आए उस पर फोकस करता है, और स्पेसिफिक कंसर्न्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, मैनेजमेंट ने बोल दिया यार हमारा ना ये थोड़ा दिक्कत वाला एरिया है, तो उसमें हम वहाँ पे चेक करेंगे कि यार वो जो एरिया है वो कितना मटेरियल है, तो फिर भाई उसको हम और ढंग से इवेल्युएट करेंगे और ज़्यादा डीप डाइव जाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे। ठीक है ना, जो एसएस रिक्वायरमेंट है वो तो सब में पूरी करेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक अगर कोई कंसर्न है मैनेजमेंट का, तो वहाँ पे हम आउट ऑफ द बॉक्स भी जाएंगे ना। ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क सिंपल सी बात है कि भाई देख, तू ऑडिट करने गया, उसका रिस्क क्या है कि भाई तू कुछ गलत ओपिनियन ना दे आए। मतलब गलत ओपिनियन ना दे आए, दो चीज़ में होता है कि यार बुक्स सही थी, लेकिन तूने क्या कहते हैं ओपिनियन जो है वो दे दिया क्वालिफाइड। ठीक है, तो वो रिस्क नहीं है कि चल ठीक है तेरा क्वालिफाइड ओपिनियन है, कोई दिक्कत नहीं, बुक्स तो सही है ना मेरी, राइट? जो दिख रहा है वो ओके रिपोर्ट है, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं है कि ठीक है उसमें तो ऑडिटर की दिक्कत जो भी है। लेकिन बुक्स गलत हैं और तब तू दे क्या है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, तो कलेश है। तो देख भाई, रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल दैट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ठीक है, नाउ टू की एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क, दो की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कि रिस्क दैट फाइनेंशियल कंटेनर मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रायर टू ऑडिट, कौन कौन से? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ये दो रिस्क होते हैं कि इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है। और रिस्क दैट ऑडिटर विल डिटेक्ट सच अ मिसस्टेटमेंट, तो ये होगा डिटेक्शन रिस्क। आओ, इनहेरेंट रिस्क क्या है? इनहेरेंट रिस्क बेसिकली ये है कि यार एक ससेप्टिबिलिटी है ऑफ एन assertion टू अ misstatement that could be material individually or when aggregated with other misstatements, assuming that there are no related controls, it is considered both financial statement and assertion level। ये मतलब कि रगों में ही है, ठीक है, कि ये रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है जी,
ठीक है, उसके लिए एंटिटी जो है मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल्स लगाती है। ठीक है, अब ये रिस्क थे। ठीक है, उसके बाद उन रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए या उनको एट रीजनेबल लेवल तक लाने के लिए क्या लगाए, कंट्रोल्स लगाए। लेकिन अब जो कंट्रोल्स लगाए अगर वो भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो, कंट्रोल लगाए और वो फेल हो गए, तो वो हो गया कंट्रोल रिस्क। ठीक है, फिर आता है डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट करने गया, वो उसमें भी उसको पता नहीं कर पा रहा, उसको पता नहीं लग पा रहा, तो दैट इज अ डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव ऑडिट टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, द ऑडिटर हैज टू क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा रोमम और लिमिट करना पड़ेगा डिटेक्शन रिस्क को। ठीक है, ऐसे 315 कैटेगराइज करता है टाइप ऑफ एजम्पशन यूज्ड बाय ऑडिटर टू कंसीडर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट दैट में अकर एज फॉलोज। क्या क्या देख भाई, सबसे पहले तो जो ट्रांजैक्शन लेवल पे है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स लेवल पे है, उसमें क्या क्या होगा। सबसे बड़ा रिस्क होता है अकरेंस, कि भाई वो एक्चुअल में उसमें देखो जो क्या कहते हैं उस जो उस पीरियड के हैं उस और जो खर्चे हुए, राइट, वही है ना। दूसरा कंप्लीटनेस, सारे डल गए ना। तीसरा एक्यूरेसी, ठीक अमाउंट पर डले। कट ऑफ इज द बेसिकली कि फॉर एग्जांपल अप्रैल 22 से मार्च 23 की बात है, तो वहीं तक के एक्सपेंस है, उसके आगे के नहीं डाल रखे, या इनकम जो जो रिकॉर्ड कर रखी है। देन द क्लासिफिकेशन की जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है कि किसी रेवेन्यू आइटम को एसेट तरह तुमने दिखा रखा वैसे। आओ नो असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंसेज एट द पीरियड एंड। देखो असर्शंस क्या क्या हैं, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड एग्जिस्टेंस क्या है, एसेट्स के ऊपर, कि वो एग्जिस्ट करता है एसेट, ये नहीं कि फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, फिक्टिशियस एंट्री डाल रखी है बेसिकली। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मतलब क्या, कि तो उसी पे तेरा राइट्स है और तेरी ही ऑब्लिगेशंस है। ठीक है ना, मतलब तेरे को ही बिलोंग करता है वो। कंप्लीटनेस सारे डल गए। वैल्यूएशन एलोकेशन जैसे करेक्ट वैल्यू पे डला हुआ है वो। नो एजर्शन अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब देख भाई, प्रेजेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है, तो क्या क्या होगा, अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एग्जैक्ट। कंप्लीटनेस बिल्कुल सही बात है। क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि भाई देख सीधी बात है वो एप्रोप्रिएटली प्रेजेंट हुआ और वो अंडरस्टैंडेबल है। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन सेर। इसके बाद आगे आओ, ये आता है मटीरियलिटी एंड रिस्क असेसमेंट। अब देखो भाई, देख रिस्क आइडेंटिफाई करना तो क्या क्या स्टेप लगाएगा तू। सबसे पहले तो असेस करेगा सिग्निफिकेंस ऑफ एसेस रिस्क। भाई जो तूने रिस्क असेस करे उनका सिग्निफिकेंस कितना है, उनकी अकरेंस का इम्पैक्ट ऑफ इट्स अकरेंस, एंड ऑल्सो रिवाइज द मटीरियलिटी अकॉर्डिंगली फॉर स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस। ठीक है ना भाई, देख सीधी सी बात बताता हूँ तेरे को मैं, कई बार क्या होता है छोटे छोटे अमाउंट में होती है ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अब तेरी मटीरियलिटी मान ले फॉर एग्जाम्पल तूने 1 लाख रुपये सेट कर दी मटीरियलिटी। अब ट्रांजेक्शन उसमें हो रही है 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार की, लेकिन वो इंडिविजुअली तो मटीरियल पार हो गई, लेकिन क्या है कि वो उसकी अक्ल इतनी ज़्यादा है कि वो जब उसको मैं एग्रीगेट करूँ तो वो मेरी मटीरियलिटी को भी बहुत पार कर देगा। समझ रहे हो, तो तुम्हें असेस करना पड़ेगा सिग्निफिकेंस ऑफ असेस्ड रिस्क। डिटरमाइन करना लाइकलीहुड फॉर असेस्ड रिस्क टू अकर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। डॉक्यूमेंट करो एजर्शंस दैट आर इफेक्टेड, कौन कौन सी चीज़ मेरी इफेक्ट हो रही है, कंप्लीटनेस इफेक्ट हो रही है, कौन कौन सी चीज़ मेरी इफेक्ट हो रही है। फिर अब देख, कंसीडर करना पड़ेगा तेरे को इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इन ईच ऑफ एजर्शंस। मतलब देख, सबसे पहले तूने क्या करा, तूने जो है असेस कर लिया कि भाई ये रिस्क है, इसका ऐसी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, फिर जो तूने रिस्क असेस करा उसके होने के कितने चांसेस हैं, दिस इज लाइकलीहुड। ठीक है, फिर कौन सी तेरी एजर्शन इम्पैक्ट हो रही है, उसके बाद तेरे को इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट क्या है उस रिस्क का। ठीक है, हर एजर्शन में, इंडिविजुअल एजर्शन में। देन आइडेंटिफाई करना डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क दैट वुड रिक्वायर सेपरेट अटेंशन एंड रिस्पॉन्स बाय ऑडिटर। फिर इंक्वायर एंड डॉक्यूमेंट करना मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स। कंसिडर करना नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस एंड इट्स पॉसिबल इफेक्टिवनेस इन मिटिगेटिंग द रिस्क इन्वॉल्व। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंसिडर एनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर दैट नीड टू बी एड्रेस इन डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। इसका बताओ। अब देख भाई, पॉसिबल पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं। कंप्लीटनेस, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर रखी, सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड नहीं है, सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर नहीं है, या रिजेक्टेड सोर्स डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ही नहीं करेगा। एग्जिस्टेंस क्या है, फिक्टिशियस अनऑथराइज ट्रांजेक्शन एंटर हो गई, सोर्स डॉक्यूमेंट ओवर स्टेटेड हैं, ट्रांजेक्शन डुप्लीकेटेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट, एक ही सोर्स डॉक्यूमेंट था उसकी 2 ट्रांजेक्शन कर रखी हैं, रिकॉर्ड कर रखी है। कैप्चर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट डुप्लीकेटेड, इनवैलिड सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर्ड ऑन सब्सिडरी लेजर्स। ठीक है, फिर आता है रिकॉर्डिंग, वही सेम सोर्स डॉक्यूमेंट जो तुमने इनएक्यूरेटली कैप्चर करा, ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट है, मतलब करेक्टली वो नहीं करा तुमने, देन इनएक्यूरेट एडजस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी लेजर्स। देन कम लास्ट द कट ऑफ प्रोसीजर। कट ऑफ प्रोसीजर क्या है, भाई जो किसी और पीरियड के वो इसमें डाल दी, खत्म। ओके, इसके बाद आता है अगला चीज, दैट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। अब भाई रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच क्या कहता है ये,
समझ आ रहा है यहाँ तक? समझ आया? अभी 10 मिनट ही हुए हैं, देखो कितना टॉपिक कवर हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा स्पीडली चल रहा हूँ, ओके। बाकी जो है डिटेल में हमने जो है वहाँ पर डाला हुआ है ऑलरेडी, पूरा इसका डाल रखा है हमने, ठीक है। समरी वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस भी कैप्चर करना है, सब कुछ करना है, तो इट्स जस्ट टाइप ऑफ कि यार हाँ, कि तुम लोगों ने मतलब कि एक एक बार पढ़ रखा है, अब तुम बस खींच रहे हो मीटर अपना, ठीक है। आओ, तो अगला है रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच, ठीक है। अब सीधी सी बात है, हमारा एक ही नारा है, हमारा ऑडिट कैसा हो, रिस्क बेस्ड जैसा हो। आओ, नो ऑडिट शुड बी रिस्क बेस्ड और फोकस्ड ऑन एरियाज ऑफ ग्रेटर रिस्क टू अचीवमेंट ऑफ ऑडिटेड एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। Risk based audit approach is an approach to analyze the audit risk, set materiality threshold based on audit risk analysis, and develop audit program that allocates a larger portion of audit resources to higher risk areas, ठीक है। फिर आता है ऑडिट रिस्क एनालिसिस। अब देखो ऑडिट रिस्क एनालिसिस कैसे कैसे करोगे भाई, सीधी सी बात है, पहले रिस्क असेस करेगा, फिर रिस्पॉन्स करेगा और फिर रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। टोटल 3 फेज होते हैं, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स और रिपोर्टिंग, ठीक है। Auditor should perform an analysis of audit risk that impact on auditee before undertaking specified audit procedure. It is subjective process, ठीक है, subjective process होता है, बिकॉज इस सबका रिस्क असेसमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिपेंड करता है। रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच प्रेजेंट इन 3 डिस्टिंक्ट फेज। कौन से भाई, रिस्क असेसमेंट, असेस करना रोमम, रिस्क रिस्पॉन्स, डिजाइन और परफॉर्म करना फैप, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू असेस्ड रिस्क एंड रिड्यूस रोमम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एक्सेप्टेबल लो लेवल। देन रिपोर्टिंग, इशू करना एक एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिट फाइंडिंग्स, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज टू डिटरमाइन इफ देयर हैड बीन चेंज इन असेस लेवल ऑफ रिस्क, वेदर कंक्लूजंस ड्रॉन फ्रॉम वर्क परफॉर्म्ड एंड आर एप्रोप्रिएट, एंड इफ एनी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस हैव बीन एनकाउंटर्ड, एनी एडिशनल रिस्क शुड बी एप्रोप्रिएटली असेस्ड एंड फैप परफॉर्म्ड एज रिक्वायर्ड, ठीक है। When all procedures have been performed and conclusions reached, audit findings should be reported to management and those charged with governance. An audit opinion should be formed and a decision made on appropriate wordings for auditor's report. ठीक है, आओ। अब रिस्क असेसमेंट फेज ऑफ ऑडिट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या? परफॉर्म करना क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस प्रोसीजर्स, दूसरा प्लान करना ओवरऑल एंगेजमेंट, फिर परफॉर्म करना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड आइडेंटिफाई इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क, आइडेंटिफाई करना रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड असेस करना देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, असेस करना रोमम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई करना सिग्निफिकेंट रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन एंड दोज रिस्क फॉर विच सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट। भाई आइडेंटिफाई करना कि जिसमें तक पता लगेगा कि यार सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। कम्युनिकेट करना एनी मटेरियल वीकनेसेस इन द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ओके। And last, making an informed assessment of risk of material misstatement at the financial statement level and at assertion level. देख भाई क्या क्या हुआ। अब रिस्क असेसमेंट फेज है, ये कौन सा वाला, ये वाला पहला फेज। रिस्क असेसमेंट फेज में तो क्या क्या कर सकता है, परफॉर्म करेगा क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस प्रोसीजर जो तू करता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस वाला। दूसरा, फिर ओवरऑल एंगेजमेंट की प्लानिंग करेगा, फिर परफॉर्म करेगा रैप, फिर रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर आइडेंटिफाई करेगा, फिर असेस करेगा रोमम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद फिर जो देखेगा कि भाई कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क हैं जो कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा। उस पर कम्युनिकेट करना मटेरियल वीकनेसेस इन डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू मैनेजमेंट एंड दोस्त विद गवर्नेंस, और फिर एक इन्फॉर्म्ड असेसमेंट ऑफ रिस्क करना, तो कि तेको पता है सब कुछ, तो इन्फॉर्म करेगा असेसमेंट ऑफ रिस्क। अब अगर तुझे प्लानिंग करना है ऑडिट प्रोसीजर्स का, तो उसमें क्या क्या मैटर्स कंसिडर करेगा। देख, असर्शंस जो कि सिर्फ सब्सटेंटिव एड्रेस नहीं हो सकती, तो तेको वो आइडेंटिफाई करना है। एक्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखना है। पोटेंशियल फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स दैट वुड रिड्यूस द नीड स्कोप फॉर अदर टाइप ऑफ प्रोसीजर्स। दे नीड टू इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। They need to perform further audit procedures to address the potential for management override of control or other fraud scenarios. And last but not least, they need to perform specific procedures to address significant risks that have been identified. कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, जो कि एसएस की रिक्वायरमेंट से भी बाहर है, करना पड़ेगा अगर कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई हुआ है तो। क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, हम सिर्फ ना, देखो यार, बीइंग अ कंसल्टेंट हम लोगों की जर्नी है वो, हम सिर्फ गलतियां रिपोर्ट करने नहीं आए, वी शुड बी अ वैल्यू एडिंग, ठीक है। हमारा जो रिकमेंडेशन है वो वैल्यू एडिशन होना चाहिए क्लाइंट के लिए, राइट। तो ऐसे ही एक गुडविल बिल्ड होती है। इसके बाद रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन एट दिस स्टेज इफ देयर हैड बीन अ चेंज इन असेस्ड लेवल ऑफ रिस्क, whether conclusion drawn from work performed are appropriate,
इफ एनी सस्पिशियस एनकाउंटर्ड एनी एडिशनल रिस्क शुड बी एप्रोप्रिएटली असेस्ड। मतलब भाई देखो रिपोर्टिंग के स्टेप पे क्या करना पड़ेगा, अगर कोई चेंज हुआ है लेवल ऑफ रिस्क पे, तो जो कंक्लूजन तू लेके आया है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर कुछ सस्पिशियस एनकाउंटर हुआ तो एडिशनल रिस्क उसमें देख क्या क्या असेस करने हैं, और जो कंक्लूजन तू रीच कर रहा है तो ओपिनियन शुड बी फॉर्म्ड एंड रिपोर्ट टू मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, इसी के साथ हमारा रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच होता है खत्म। अब आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आओ भाई, ये आ गया हमारा एरिया। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, देखो भाई एसए 315 डिफाइन करता है सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज अ प्रोसेस डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट और एट द एंड पर पर्सोनल, जो कि जो है टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets and compliance with applicable laws and regulations। ठीक है, when obtaining audit evidence about effectiveness of internal control, तो auditor क्या कंसिडर करेगा कि वो कैसे अप्लाई हुए, कंसिस्टेंसी विद विच दे आर अप्लाइड एंड बाय whom they were applied, मतलब कैसे लगे, किसने क्या कंसिस्टेंट है और किसने लगाए वो। ठीक है, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल नेचर क्या होता है, बेसिकली ये क्या है कि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये सेट ऑफ प्रोसेसेस है जो कि डिजाइन होता है टू फैसिलिटेट एंड सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। एनी सिस्टम इंटरनल कंट्रोल इज बेस्ड ऑन कंसीडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क इन ऑपरेशंस, कंप्लायंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, कोई रिस्क है उसी के लिए कंट्रोल लगता है। ऐसे नहीं होता कि आप बस कंट्रोल लगा दे, कोई रिस्क तो है नहीं। ठीक है ना, कोई एक रिस्क है, चाहे वो ऑपरेशनल है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो कंप्लायंस है। स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो भाई अब स्कोप क्या होता है इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा भाई, फैसिलिटेट करेगा इफेक्टिवनेस, ऊपर से उठ के आ रहा है, अब देख लो भाई, फैसिलिटेट करता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, हेल्प करता है इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, असिस्ट करता है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, और हेल्प करता है सेफगार्डिंग द एसेट्स ऑफ एंटिटी। ठीक है भाई, देखो मैं तुम्हें फिर से वही चीज बोल रहा हूं, ऑडिट को एज अ फ्लो लो तो इजी रहेगा। अगर तुम फिर वही उसी में रट्टा में कीवर्ड्स में चले जाओगे तो ऑडिट अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। और वैसे भी केस स्टडीज क्वेश्चन आने हैं तो यार उसमें यू हैव टू बी, मतलब तुम्हें पॉइंटर्स पता होने चाहिए, दैट आई ऑल्सो नो। ओके, बट पहले तुम उस पॉइंटर के कौन से पॉइंटर लिख रहे हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो। मांगता है वो कुछ, दे कुछ और आते हो। फॉर एग्जाम्पल मांगेगा वो स्कोप, मैं बता रहा हूँ बताए लोग ऐसे जो ऑब्जेक्टिव लिख के आ जाएंगे, तो तुम्हें पहले समझना पड़ेगा भाई स्कोप क्या है। तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कर, अभी क्वेश्चन आएंगे ना सब एड्रेस होगा, टेंशन नहीं लेनी। ऑब्जेक्टिव्स क्या इंटरनल कंट्रोल के भाई, देखो ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू अकाउंटिंग सिस्टम आर क्या, कि ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट हो थ्रू जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, जो ट्रांजैक्शन हुई वो जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के साथ हुई। ऑल ट्रांजैक्शन आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड हुए इन एप्रोप्रिएट मैनर टू परमिट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल information and to maintain accountability of assets। इसके बाद assets and records are safeguarded from unauthorized access, use of disposition। देखो बस ये बात है, रिस्क के लिए है ना सब कुछ। अब रिस्क है कि भाई अनऑथराइज एक्सेस ना हो जाए, तो उसके लिए क्या हुआ, एसेट्स और रिकॉर्ड्स है वो सेफ गार्ड कर रखे तुमने थ्रू कंट्रोल्स। एसेट्स आर वेरीफाइड एट रीजनेबल इंटरवल्स, एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन विद रिगार्ड टू डिस्क्रिपेंसी। और कोई डिस्क्रिपेंसी आई तो जो उसके लिए तुम एप्रोप्रिएट एक्शन ले रहे हो। अभी पहले ये देख लो लिमिटेशंस क्या है हमारे इंटरनल कंट्रोल की। ठीक है, लिमिटेशन सीधी सी बात है भाई, कई बार क्या होता है कंट्रोल इतना महंगा होता है, इतना महंगा जिसको बचा रहे वो नहीं होता। दूसरा पॉसिबिलिटी टू सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू कल्यूजन विद एम्प्लॉइज और पार्टीज आउटसाइड एंटिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइजिंग एंड इंटरनल कंट्रोल कुड अब्यूज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सीधी सी बात है, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब्यूज भी कर सकता है। और मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन और एस्टिमेट जजमेंट्स रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आओ इसका पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है भाई। देखो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, सीधी बात है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। मतलब एसओडी होनी चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए कि भाई जिसको अथॉरिटी है ट्रांजेक्शन की, जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जिस पर फिजिकल कस्टडी रहता है, जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वो सब अलग अलग बंदे होने चाहिए। डीओए ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन टू डिफरेंट लेवल टू पार्टिकुलर। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा कि भाई हमने क्या करा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बना दिया कि अगर 1 लाख तक की ट्रांजेक्शन है तो सीनियर मैनेजर अप्रूव कर देगा, 5 लाख तक की ट्रांजेक्शन है तो डायरेक्टर अप्रूव करेगा, 50 लाख की ट्रांजेक्शन है पार्टनर्स अप्रूव करेंगे या CFO अप्रूव करेगा, वट हुएवर। ठीक है, तो ऐसे हमने डेलीगेट कर रखी अथॉरिटी। एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। अब एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, देख भाई अब अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल तो कैसे लगाया कि भाई वो जो ट्रांजेक्शन है वो रियल है, रिकॉर्ड है, टाइमली रिकॉर्ड हुई, प्रॉपर्ली वैल्यूड हुई। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है ना, अकाउंटिंग में क्या होगा, एक तो रियल होनी चाहिए, एक्चुअल होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए रिकॉर्ड, और प्रॉपर्ली वैल्यूड, पोस्टेड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड एंड समराइज्ड।
अकाउंटेबिलिटी एंड सफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, ठीक है भाई, और इंडिपेंडेंट चेक्स इन्वॉल्व पीरियोडिक और रेगुलर रिव्यू बाय इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी होता है खत्म, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ओके। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आओ, अब कंपोनेंट्स क्या इंटरनल कंट्रोल के? इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स बहुत बेसिक बेसिक है। सबसे पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, एंड देन मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। मतलब इन्वायरमेंट आ जाएगा, एंटिटी का रैप आ जाएगा, फिर कंट्रोल की एक्टिविटी जो रिस्क असेसमेंट है वो एंटिटी कैसे रिस्क करते असेस करती है वो, फिर कंट्रोल की एक्टिविटीज़ क्या है, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन क्या क्या है, कैसे है, और उन कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल कौन लगवाता है? मैनेजमेंट। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट की। ऑडिटर की? नो। आओ, अब कंट्रोल इन्वायरमेंट, सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? कंट्रोल इन्वायरमेंट। ये इनकम पास करता है फॉलोइंग एलिमेंट्स, कौन कौन से? देखो, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, ठीक है। दूसरा, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट है, ये सब टॉप मैनेजमेंट की बात है ना, तो वो कमिटमेंट है। फिर दोस्त ऑफ गवर्नेंस में पार्टिसिपेट भी करता है। फिर मैनेजमेंट की फिलॉसफी और ऑपरेटिंग स्टाइल, ठीक है, वो कैसी क्या मैनेजमेंट की फिलॉसफी है और कैसे वो काम करते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे बना रखा है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की असाइनमेंट कैसी है, तो ये सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कैसे है। देन एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, बिकॉज सीधी सी बात है, अगर एम्प्लॉय का ध्यान नहीं रखोगे तो वो भी दिक्कत है, एसक्यूसी में पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसके बाद है एंटिटी का रैप। देखो भाई, एंटिटी का रैप इंक्लूड क्या करता है? हाउ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है बिजनेस रिस्क रेलेवेंट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। रिस्क कैन अराइज और चेंज ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस सच एज फॉलोइंग, क्या क्या? चेंजेस इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट हुए, कोई नया बंदा आ गया, रैपिड ग्रोथ है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट आ गए, या एक्सपेंडेड फॉरेन ऑपरेशंस आ गए। सबका अपना अपना रिस्क है, हर एक्टिविटी का अपना अपना रिस्क है, तो वो तुम कैसे असेस करते हो। इसके बाद आता है कंट्रोल एक्टिविटीज। ओ भाई, कंट्रोल एक्टिविटीज दैट मे बी रेलेवेंट टू एन ऑडिट मे बी कैटेगराइज्ड एज पॉलिसी प्रोसीजर दैट परटेन टू फॉलोइंग, क्या? परफॉर्मेंस रिव्यूज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टू information processing to broad grouping of information system, control activities and application control and general IT control। मतलब भाई देख, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है तो दो ब्रॉड ग्रुपिंग है इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, क्या क्या? एक तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स और एक जनरल आईटी कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है? वो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पे लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस एप्लीकेशन का एक्सेस मैनेजमेंट, उसी एप्लीकेशन की बैकअप एंड ऑल। और जनरल आईटी कंट्रोल में क्या है कि तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल्स एंड ऑल, वो सब क्या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज़ कैसी हैं ओवरऑल, ठीक है। देन कम वर्ड द फिजिकल कंट्रोल एंड द एसओडीज, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, एक है इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव विच इंक्लूड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम एनकम्पासेस मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स दैट, क्या? आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ऑल वैलिड ट्रांजेक्शन, सारी वैलिड ट्रांजेक्शन तुमने आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड कर दी। डिस्क्राइब करो ऑन अ टाइमली बेसिस ट्रांजेक्शन सफिशिएंटली डिटेल्स, ठीक है। मेजर द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस करेक्टली, ओके। डिटरमाइन करना टाइम पीरियड इन विच ट्रांजेक्शंस अकर्ड और प्रेजेंट प्रॉपर्ली द ट्रांजेक्शन रिलेटेड डिस्क्लोजर। देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा भाई ये सब तो ऊपर फिर वही घूमता आ रहा है, वही घूमता आ रहा है भाई, वैलिड ट्रांजेक्शन हुई, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई, टाइमली बेस पे डिस्क्राइब कर दिया, मेजरमेंट होगी वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस की, वही है भाई, वही है। देखो, तुमने देखा क्या, इन्फो सिस्टम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम वाला, अब देखो तुमने यहाँ पे भी पढ़ा था ऊपर कुछ ये, ठीक है ना। अब इसी आंसर को थोड़ा सा इन्होंने मोल्ड कर दिया, दैट्स इट। अगर तुम्हें पता है, बेसिक तुम्हें पता है, तो यार तुम, मैं कह रहा हूँ पेपर में कई बार क्या होता है ना यार, कई बार ना दिमाग नहीं चलता, कई बार क्या होता है चीज़ें रिकॉल नहीं होते, पॉइंट्स रिकॉल नहीं हो पाते। बट तुम्हें ये पता है यार, अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, क्या क्या रिस्क होगा मैक्स टू मैक्स, तो उस रिस्क से देखो भाई, ट्रांजेक्शन वैलिड रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, टाइमली बेसिस पे हुई नहीं हुई, ट्रांजेक्शन की वैल्यू ठीक है या नहीं है, ठीक है, कब वो ट्रांजेक्शन अकर हुई, वो उसी टाइम पीरियड की है या नहीं है, और प्रॉपर्ली प्रेजेंट हुई नहीं हुई। अब उसी को घुमा के तुम ऐसा कंट्रोल लिख दो, खत्म। आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड करो ऑल वैलिड ट्रांजेक्शन, डिस्क्राइब ऑन टाइमली बेसिस, इजी। मैं वही कह रहा हूं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल बनाया जा रहा है। आओ, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दो अलग अलग चीज़ है। इंटरनल चेक क्या होता है? ये करता है कि भाई देख, सीधी सी बात है, नो वन पर्सन कैरी थ्रू ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट देयर ऑफ। मतलब कि कोई पर्सन जो है पूरी ट्रांजेक्शन कैरी थ्रू नहीं करेगा और रिकॉर्ड भी पूरी नहीं करेगा, मतलब रिस्क, मतलब वो बांट रखे हैं, ठीक है, राइट्स दे रखे हैं, इस तरह से राइट्स हमने सेग्रीगेट कर रखे हैं। फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव, क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, क्या हमारे? टू डिटेक्ट करना एरर एंड फ्रॉड विद ईज, ऑब्वियसली बात है, डिटेक्ट करना एरर और फ्रॉड। टू अवॉइड करना, मिनिमाइज पॉसिबिलिटी ऑफ कमीशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स बाय एनी स्टाफ। टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एनी स्टाफ वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ बिजनेस बाय इंश्योरिंग दैट अकाउंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू प्रॉपर स्क्रूटनी एंड चेक।
फिर इफेक्टिवनेस ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग कंसिडरेशंस, क्या क्या। सबसे पहला आता है क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने क्लैरिफाई कर रखी है, भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तुमने काम बांट रखा है। स्टैंडर्डाइजेशन एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। देन अप्रेजल, पीरियोडिक रिव्यू शुड बी मेड ऑफ चेन ऑफ ऑपरेशंस एंड वर्क फ्लो वाया फ्लो चार्ट। ठीक है। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट क्या कहता है? इंटरनल ऑडिट भाई देखो सीधी सी बात है यार, इसको मैं ऐसे ठीक कर देता हूँ यहाँ पे चेन। इंटरनल ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल है, फंक्शंस established within an organization to examine and evaluate its activity as a service to organization। ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट पे एक प्रॉपर एक डिटेल डिस्कशन है मॉड्यूल 3 में। ठीक है। मॉड्यूल 3 में एक चैप्टर्स है स्पेसिफिकली, तो उसमें हम ढंग से डिटेल में और बात करेंगे। ठीक है। अब आते हैं चर्चा पे। तो कुछ चर्चा पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं क्या भाई, वही देखो सीधी बात है, इंटरनल चेक सिस्टम है तो जनरल कंडीशंस पर्टेन टू दिस मे बी समराइज्ड अंडर। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बताता हूँ, बहुत सिंपल है। सिंगल पर्सन जो है वो कंप्लीट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, स्टाफ ड्यूटी रोटेट होती रहनी चाहिए, स्टाफ ड्यूटी से वो रोटेट करते रहो। एवरी मेंबर शुड बी एनकरेज टू गो ऑन लीव एटलीस्ट वंस अ ईयर, ताकि जो है उसके जो कोई और बंदा बैठे तो वो ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफाई कर सके। पर्सन जिसके पास फिजिकल कस्टडी ऑफ एसेट है मस्ट नॉट परमिटेड टू हैव एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि अगर उस पर कस्टडी ऑफ एसेट्स और बुक्स का भी एक्सेस है तो ऑब्वियस बात है वो एसेट निकाल भी लेगा, यहाँ से एंट्री भी कर देगा, तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। There should exist an accounting control in respect of each class of assets. In addition, there should be periodical inspection so as to establish their physical condition। सीधी सी बात है, अकाउंटिंग कंट्रोल होना चाहिए और फिजिकल इंस्पेक्शन होना चाहिए ताकि उनकी फिजिकल कंडीशन भी देख सकें। Mechanical device should be used wherever practicable to prevent loss or misappropriation of cash. Budgetary control should be exercised and wide deviations observed should be reconciled. For inventory taking at the close of the year, trading activity should, if possible, be suspended and should be done by staff belonging to several sections of the organization। ठीक है। Financial and administrative power should be distributed very judiciously among different officers, and the manner in which those are actually exercised should be reviewed periodically. Procedure should be laid down for periodical verification and testing of different sections of accounting records to ensure that they are accurate। इसको याद नहीं करना, इसको जस्ट तुम्हारी चर्चा पॉइंट ऑफ व्यू से था कि तुम्हें जो ऊपर वाली चीज़ सारा मिश्रण ही है, वही एसओडी, वही अथॉरिटी, वही जो है कस्टडी जिसके पास है उसको बना, वही एसओडी घुमा घुमा रखा है। ठीक है। हाँ जी। अब अपना टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन। ठीक है। तो अब देखो यार इसके अंदर आता क्या क्या है। ठीक है। एक सेकेंड यार, थोड़ा दूर रख लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन। ठीक है। अब इसके अंदर आता क्या है, देखो यार अब हमने पढ़ लिया कि ऊपर हम पढ़ के आगे इंटरनल कंट्रोल के बारे में डिटेल से पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, कंपोनेंट्स भी देख लिए हमने। ठीक है। इसके बाद अब आता है कि उसका असेसमेंट और इवेल्यूएशन, तो वो कैसे कैसे होगा भाई। क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। ठीक है भाई, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द की कंपोनेंट टू असेस एंड इवेल्युएट द कंट्रोल इन्वायरमेंट। क्या क्या? सबसे पहली चीज देखो, एक चीज होती है एसओपी। ठीक है। एसओपी होती क्या है? एसओपी बेसिकली एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसके अंदर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ डिफाइन होता है। ठीक है। वो एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है। ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ, मैं काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है क्या होती है एसओपी, बस वो प्रोसेस डॉक्यूमेंट बोल देता है हर कोई। बिकॉज बात वही आती है यार कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, बस चले जा रहे हैं। ठीक है। एसओपी बेसिकली एक चीज़ है कि इट्स अ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो वेल डिफाइंड जो होती है उसमें क्या क्या डिफाइन होता है एसओपी के अंदर, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसेस एंड कंट्रोल, एंड दस हेल्प क्लियरली कम्युनिकेट द ऑपरेटिंग कंट्रोल टू ऑल टच पॉइंट ऑफ प्रोसेस। ठीक है। नाउ अब इसके अंदर अब क्या होगा कि देखो कुछ की कंपोनेंट्स थे जो हमें एसेस और इवेल्युएट करने में मतलब बेसिकली हेल्प करते हैं, क्या क्या हमें देखना होता है। ठीक है। सबसे पहले आता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अब इसके अंदर क्या आएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास रोबस्ट प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट रिस्क अक्रॉस एंटरप्राइज एंड पीरियोडिकल रिव्यू विल असिस्ट इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स एंड टेकिंग इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स। ठीक है। दूसरा, सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरा, जॉब रोटेशन सेंसिटिव एरिया। अब तुम ये तो पढ़ के आए हैं, अरे भाई वही चीज़ है, बस ये घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं तुम्हें बार बार बोल के थक चुका हूँ। तुम अगर फिर वही रटने के उसमें जाओगे, क्वेश्चंस पढ़ने, क्वेश्चंस पढ़ लूँ या तो याद कर लूँ, भाई कुछ नहीं होना उससे। इसको तुम्हें पढ़ना है और फ्लो में चलाओ इसको, तो तुम्हें मज़ा भी आएगा। अब देख सीधी बात है यार, फॉलोइंग आर सम की कंपोनेंट्स टू असेस एंड इवैल्यूएट। अब तुझे असेस और इवैल्यूएट करना है क्या, कंट्रोल एनवायरनमेंट करना है, तो उसके अंदर क्या होगा भाई, एंटरप्राइज का रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। दूसरा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, जॉब रोटेशन।
चौथा डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स पढ़ के आए ऊपर, और लास्ट आईटी बेस्ड कंट्रोल्स खत्म, जो कि दो होते हैं कौन से, एप्लीकेशन कंट्रोल और जनरल कंट्रोल्स, खत्म। ठीक है, आओ नाउ टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब देखो भाई तीन टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले होता है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या, कुछ नहीं है, क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं हम उसमें, ठीक है, जिसमें जो है क्लाइंट को आंसर देने होते हैं कि भाई ये है, भर के देना होता है खुद से, ठीक है। देन इट्स कम्स, अब देखो इसमें होता क्या है, फ्रेम्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन में ईच फंक्शनल एरिया विच हैज द पर्पस द इवैल्यूएशन इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड डिटेक्शन ऑफ इट्स वीकनेस इफ एनी, ठीक है। देन कम्स द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या, कुछ भी नहीं है, देखो बताता हूँ तुमको। जैसे तुम पहले ओल्ड सिलेबस में आईटी में था, आईटी सब्जेक्ट में, उसमें फ्लो चार्ट की एक चीज़ थी, तो तुम्हें छोड़ो वो तो अब हटाओ। फ्लो चार्ट का सिंपल सा फंडा, बहुत बेसिक फंडा यही है कि यार पूरा प्रोसेस है, ठीक है, उसका इनिशिएशन कहाँ से हो रहा है, फिर बीच में क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या क्या डिसीजंस हैं, और फिर एंड कहाँ पे हो रहा है, पूरा एक फ्लो चलता है, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आती हैं, जैसे स्विम लेन होता है, ठीक है। स्विम लेन में क्या होता है कि तुम जो डिपार्टमेंट्स जो है, मतलब जो जो डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व है, हम उसको डाल देते हैं, फिर उसके रिस्पेक्टिव जो जो प्रोसेस उस डिपार्टमेंट के अंदर फॉल कर रहा है, हम वो प्रोसेस उसमें कैप्चर कर देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हें सब प्रैक्टिकल ज्ञान में तुम्हें सारा दूंगा कैसे कैसे चलता है, ताकि तुम्हें आगे चल के दिक्कत ना आए, ठीक है ना। बाकी एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ऑडिट को लेकर कुछ लेके आ रहे, बना रहा हूँ उसके ऊपर मैं एक चीज़, कि हम ऑडिट जो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या टूल यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो इससे तुम्हें एक, मतलब क्या होता है ना कि बुक्स तो ठीक है, पढ़ के पास तो हो जाएंगे, उसके बाद क्या, ठीक है ना, बाद में भी स्ट्रगल ना करना पड़े, उसके लिए अपन और मेहनत करेंगे, लेके आऊँगा चीज़ें, टेंशन मत लो। इट गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिस्टम एंड इज ड्रॉन अप एज a रिजल्ट ऑफ ऑडिटर्स रिव्यू देयर ऑफ, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू देता है कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, कैसे प्रोसेस है, कहाँ चल रहा है, कहाँ से जाएगा, सिंपल। देन कम्स द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है, चेकलिस्ट बाई सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस है ऑन विच ऑडिटर मस्ट फॉलो और आंसर। इट इज मोर इन नेचर ऑफ रिमाइंडर टू द ऑडिटर अबाउट मैटर्स टू बी चेक फॉर टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑडिटर के लिए होती है कि भाई उसको चेक करना होता है कि यार हाँ भाई मैंने ठीक से भरा है नहीं भरे, मैंने सारे कंट्रोल के एस्पेक्ट कवर करे नहीं करे, ठीक है। यूजुअली ये सीनियर जो है वो उसको वेट करते हैं, उसको एकदम रिव्यू करते हैं, ताकि उसके बेस पे वो टेस्टिंग करेगा जो फील्ड पे जा रहे हैं, जो ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन और चेकलिस्ट क्या क्या है। By the question incorporates a large number of requirements, but the checklist generally contains question into main control objective with the area under review, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन यूजली आंसर बाय कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, हम कंपनी वाले हम उनको देते हैं कि भाई इन पे हमें आंसर भर के दो, और चेकलिस्ट में क्या होता है, ऑडिटर या ऑडिटर का स्टाफ खुद भरता है। Significance of no in question does indicate a weakness, but the significance of that weakness is not revealed automatically, ठीक है। मतलब उसके अंदर नो टिक हो गया कि हाँ हमारे ये काम नहीं होता, तो उससे तुम्हें पता लगता है कि यहाँ पे वीकनेस है, पर वो वीकनेस है कितना सिग्निफिकेंट है वो नहीं पता लगेगा उसको। येस नो के आंसर्स होते हैं उसमें, येस नो नॉट एप्लीकेबल। However, in the checklist, a specific statement is required where an apparent weakness may prove to be material in relation to the accounts as a whole। क्योंकि देखो सीधी बात है, ऑडिट वो देखो, वो ऑडिटर की चेकलिस्ट है, वो ऑडिट करने की चेकलिस्ट है, ठीक है ना, कि ऑडिट में क्या करना है, तो वहाँ पे उसको कुछ कमी दिखती है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं होती, तो वो वहाँ पे वो वीकनेस हिट हो जाती है, ठीक है। A properly drawn up flowchart can provide a neat visual picture of the whole activities of the section or department involving flow of documents and activity. More specifically, it can show at what point a document is raised internally or received from external sources. दूसरा, number of copies in which a document is raised or received. तीसरा, intermediate stages set sequentially through which the document and the activity pass. देखो वही वही बात है, डॉक्यूमेंट रेस कब हुआ इंटरनली और रिसीव फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज कब, इनिशियल कब हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज आई, मतलब होता है ना कि ट्रिप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, क्या है। इंटरमीडिएट स्टेजेस की यहाँ पे जो सीक्वेंसली कैसे कैसे डॉक्यूमेंट फ्लो कर रहा है, एक्टिविटी कैसे कैसे पास हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू वेरियस सेक्शन डिपार्टमेंट और ऑपरेशंस, देन चेकिंग ऑथराइजेशन एंड मैचिंग एट रेलिवेंट स्टेजेस, देन फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनल डिस्पोजल बाय सेंडिंग आउट और द डिस्ट्रक्शन, मतलब फाइनल डिस्पोजल कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई, एंड कहाँ से हुआ, खत्म। वही चीज़ है, एक बार तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई तो तुम्हारा काम बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। नाउ नाउ व्हाट नेक्स्ट, रिपोर्टिंग टू क्लाइंट्स ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। अब देखो भाई, अब तूने इंटरनल कंट्रोल समझ लिया, ठीक है, तूने इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तूने उसका असेसमेंट और इवेल्युएट भी कर दिया। अब क्या करेगा, अब रिपोर्ट करना है। कुछ लिंक आ रहा है ऊपर, पढ़ा था हमने, ये देखो दिखाता हूँ तुमको, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, यहीं पर था, हाँ
रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, रिपोर्टिंग। ठीक है, आओ अब देख, वही है, देख ऊपर वो रिस्क को लेके था, अब यहाँ पे भी क्या है कि इंटरनल कंट्रोल लग गए, उसका असेसमेंट भी हो गया, अब क्या करेगा, इवेल्युएशन भी हो गया, अब रिपोर्ट। आओ अब देखो, रिपोर्टिंग टू क्लाइंट्स ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। आओ, द ऑडिटर शुड कम्युनिकेट सच मटेरियल वीकनेस टू मैनेजमेंट ऑडिट कमेटी इफ एनी ऑन टाइमली बेसिस, सबसे पहले तो ठीक है। दूसरा, दिस कम्युनिकेशन शुड बी प्रेफरेबली इन राइटिंग थ्रू अ लेटर ऑफ वीकनेस और मैनेजमेंट लेटर। Important point with regard to such a letter are as follows, क्या क्या? The letter lists down the area of weakness in system and offers suggestion for the improvement. Okay. It should clearly indicate that it discuss only weaknesses which have come to attention of auditor as a result of his audit and that his examination has not been designed to determine the adequacy of internal control in management. ठीक है, उसको क्लियर इंडिकेट करना पड़ेगा कि भाई ये सिर्फ वीकनेस बता रहा है, ठीक है, जो उसके टेंशन में आए एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन, और उसकी एग्जामिनेशन जो है वो इसलिए हैज़ नॉट बीन डिजाइन टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर मैनेजमेंट, कि इंटरनल कंट्रोल कितने एडिक्वेट है वो नहीं, एग्जिस्टिंग जो कंट्रोल्स है वो उसमें कुछ वीकनेस है तो उसमें बता दी, काम खत्म। तो लेट अस सर्व एज अ वैल्यूएबल रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली बात है, फॉर पर्पस ऑफ रिवाइजिंग द सिस्टम। बिल्कुल भाई, ऑडिटर बोल गया तो फिर एक बेस डॉक्यूमेंट उससे स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस प्रपोज करता है, फिर आगे फर्दर जो है अपर मैनेजमेंट को प्रपोज होता है, जो बेसिकली जो मतलब कि मिड लेवल मैनेजमेंट है वो आगे ऊपर प्रपोज करते हैं सीनियर मैनेजमेंट्स को कि यार ये लो, ये ऑडिटर ने, क्योंकि वहाँ तक भी प्रेजेंट होती है रिपोर्ट, तो वहाँ से वो एक इनिशियल पॉइंट बन जाता है उनके लिए कि रिवाइज करना सिस्टम। ठीक है, तो इस लेटर में ऑल्सो सर्व टू मिनिमाइज द लीगल लाइबिलिटी इन इवेंट ऑफ मेजर डिफाल्केशन और अदर लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ना ऑडिटर शेल कम्युनिकेट इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, बिल्कुल अभी पढ़ दिया हमने, इंटरनल आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट टू दोस चॉइस गवर्नेंस ऑन टाइमली बेसिस, क्योंकि जो जो चीज़ तुमने टाइमली नहीं बताई तो उसका फायदा भी नहीं ना। दिस रिटर्न कम्युनिकेशन शेल कंसिस्ट क्या क्या, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर पोटेंशियल इफेक्ट्स, sufficient information to enable those charged with governance and management to understand the context of communication, in particular the auditor shall explain that, क्या क्या explain करेगा देखो। The purpose of audit was for the auditor to express the opinion on financial statement, ठीक है। The audit included consideration of internal control relevant to preparation of financial statement in order to design audit procedures that are appropriate in circumstances but not for purpose of expressing an opinion on effectiveness of internal control। मतलब भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए उसने बोला था ये, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑडिट करने आया था, उसके अंदर जो इंटरनल कंट्रोल कवर है उसमें वो चेक कर दिए, तो इसका पर्पस ये नहीं था कि तुम्हारी इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पे एक्सप्रेस कर रहा है वो। ठीक है, तो मैटर बीइंग रिपोर्टेड आर लिमिटेड दोस डिफरेंस दैट ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड दैट ऑडिटर हैज कंक्लूडेड आर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट बीइंग रिपोर्टेड टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस, ये उसको साथ में चिपकाना पड़ेगा। Now based upon Roman motive identified, auditor develop responses to assess risk। ठीक है, जो भी अब सीधी सी बात है भाई, अब जो उसने रिस्क असेस करे उस पर रिस्पॉन्स भी देगा अपना, ठीक है, रिस्पॉन्स बनाएगा। तो ऐसे 330 यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है कि भाई ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट रिस्पॉन्स टू रोम आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड बाय ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद एसए 315। नाउ एसए 330 स्टेट क्या करता है, एसए 330 बोलता है कि ऑडिटर शैल डिजाइन एंड इंप्लीमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। दूसरा, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हुज nature, timing, and extent are based on or responsive to the assessed ROMM at assertion level। खत्म। अब इसके बाद the auditor shall design and perform test of control to obtain sufficient and appropriate evidence to operating effectiveness of relevant control। क्या क्या, the auditor assessment of ROMM at assertion level include an expectation that controls are operating effectively। जब वो तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, जब वो एजर्शन लेवल पे काम करता है, असेसमेंट करता है, तो उसकी एजम्पशन होती है कंट्रोल जो है इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एट एजर्शन लेवल। ठीक है गाइस, अब आओ आरसीएम समझाओ, लो भाई सुन लो इसकी राम कहानी भी। देखो भाई, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब भी अगर किसी ने आरसीएम सुना होगा तो वो समझ पाएगा इस चीज़ को। देखो होता क्या है ना, ये जिसे नहीं सुना लो सुन लो यार, एक होते हैं रिस्क, एक होते हैं कंट्रोल, ऊपर बता भी चुका हूँ। कोई भी प्रोसेस है, चाहे फॉर एग्जांपल एचआर है या पेरोल है, एनी प्रोसेस, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, या P2P है, प्रोक्योरमेंट है, AP है, AR है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब हर प्रोसेस के अंदर एक एक्टिविटीज़ होती हैं और हर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के अंदर मल्टीपल रिस्क होते हैं। ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि डुप्लीकेट PO ना बन जाएं,
देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्क, ठीक है। तो हम पहले वो रिस्क लिस्ट डाउन करते हैं, फिर वो रिस्क लिस्ट डाउन करके फिर हम देखते हैं एंटिटी के अंदर कंट्रोल क्या लगे हुए हैं, ठीक है। और जितने भी इंटरनल ऑडिट में मैं बोलना नहीं चाहता कुछ, पर जितने भी इंटरनल ऑडिट में हैं, वो जब उनको आरसीएम बनाने को दिया जाए वो पता क्या करते हैं, वो जाएंगे, प्रोसेस समझेंगे और कंट्रोल लिख देंगे, फिर जाके उस कंट्रोल के रेलेवेंट रिस्क उठा के लिखेंगे, जो कि गलत प्रैक्टिस है भाई, सुधर जाओ, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क्स। बेसिकली ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। एक है कोसो, एक है कोको, एक है कॉबिट, एक है टर्नबुल और एक है सॉक्स, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क्स हैं जिसके बेसिस पे जो है हम इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह का वो करते हैं। मतलब इन 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 स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स के अंडर हम रिपोर्ट एंड ऑल करते हैं, चीज़ें लेके आते हैं, ठीक है। हर किसी का अपना एक ऑब्जेक्टिव है और हर चीज़ की अपनी इंट्रोडक्शन वगैरह एक फॉर्मेट है, सब कुछ है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना, देखो, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि ये अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसको ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जब एग्ज़ाम से पहले एक छोटी वीडियो ले आऊँगा, ठीक है, उसमें तुम्हें डिटेल में पढ़ा दूंगा। मतलब ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 5-7 मिनट 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, इसमें उसको याद करा देंगे हम, ठीक है। चलते हैं फिर अब क्वेश्चंस की तरफ, ओके। हाँ जी, तो बारी है अब क्वेश्चंस की, डे 4 के क्वेश्चंस की। आओ, तो डे उसके अंदर भी पढ़ा क्या हमने अभी तक, क्या क्या पढ़ लिया, ऐसे 315, 320, 330 और IICF, ठीक है। तो आओ जी, निपटारा करें। तो क्वेश्चन 1 कहता है मेरा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एक्सेप्शन रिपोर्ट्स ऑडिटर ने नोट करा न्यूमरस परचेज एंट्रीज विदाउट वैलिड परचेज ऑर्डर्स, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अबाउट 30% ऑफ परचेजेस वर मेड विदाउट वैलिड परचेज ऑर्डर्स, whereas few PO were validated after actual purchase. Also, there was no reconciliation between goods received and goods ordered. Okay, you are required to briefly explain the audit procedure to address the validity of account balance level. तो देखो भाई, ओ इसको खत्म करते हैं, एक सेकेंड यार। इन द गिवन सिनेरियो द ऑडिटर नोटेड न्यूमरस परचेज एंट्री विदाउट वैलिड परचेज ऑर्डर्स, ठीक है, ऊपर से उठा के लेके आए। फर्दर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फलाना धमाका, ऑल्सो कोई रिकन्सिलेशन, तो क्या प्रोसीजर लगाएगा वो by make a selection of purchases, review correspondence with vendors, purchase requisitions and reconciliation of their accounts। ऐसे मतलब परचेज सेलेक्ट करो, उसमें सैंपल्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन रिव्यू कर वेंडर लिस्टिंग अलॉन्ग विद एजिंग डिटेल्स, फॉलो ऑफ मटेरियल अमाउंट्स पेड बिफोर द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड एंड एनालाइज द रीजंस फॉर एक्सेप्शंस। ओके, मीट विद कंपनी परचेज ऑफिसर एंड obtain responses to our inquiries regarding the purchases made without PO and discuss the summary of such issue with client। बहुत जेनरिक है, मैं वही तुम्हें कह रहा हूँ। देखो यार, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ना ऐसा आता है कि भाई बुक से हटके है, किताब से हटके है, तो वहाँ पे तुम्हें अपना दिमाग यूज़ करना है, ठीक है भाई। पीओ देख ले, वेंडर चेक कर ले, वेंडर रेटिंग देख ले, फिर कंपनी के पीओ से जो परचेज ऑफिसर है उससे मिल, रिस्पॉन्स लिस्ट से इंक्वायरी से और डिस्कस का समरी। AB Limited is a growing company currently engaged in business of manufacturing tiles. The company is planning to expand and diversity its operations. The management has increased the focus on internal control to ensure better governance. Okay. Management had a discussion with Stat Auditor to ensure the steps required to take so that Stat Auditor is risk-based and focused on area of greatest risk to achievement of the company. Please advise Management Auditor on the steps should be taken for the same. Or audit should be risk-based or focus on area of greatest risk to the achievement of the audited entity's objectives. Risk-based audit is an approach to audit that analyzes audit risk, sets materiality threshold based on auditor's condition, and develop the audit program that allocate a larger portion of, ठीक है। What are general steps of conducting the रिस्क बेस्ड ऑडिट? तो रिस्क ऑडिट वाला पूरा तुम्हें पूरी स्लाइड मिली हुई है, चिपका दो, वही है यार, देख लो, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, रिपोर्टिंग। The entity's risk assessment process include how management identify business risks relevant to the preparation of financial statement in accordance with the entity's applicable FRF, estimates their significance, assess the likelihood of occurrence, and decides upon actions to respond and manage them and the results thereof. Elucidate the circumstances in which risk can arise or change। अब भाई रिस्क अराइज और चेंज कह सकते हो, वही सीधी वही देखो सुनो, जैसे ऊपर प्लानिंग चेंज होता है वैसे यहाँ भी हो जाएगा। ऑपरेटिंग एनवायरमेंट चेंज हो गया, न्यू पर्सनल आ गया, रैपिड ग्रोथ, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस मॉडल, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सपेंड कवर्ड है, ठीक है। During the course of audit of AB Limited, CA रोशन is concerned with the quality and effectiveness of internal control। अब रोशन भाई मेरा दोस्त है, ठीक है।
towards achieving his objective. He wants to assess and evaluate the control environment. Guide CA Roshan with well-defined set of SOP in assessment and evaluation of control. अब देखो भाई, गाइड करो रोशन को कि भाई SOP इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल। तो भाई देखो, रोशन जो दोस्त है ना मेरा, वो लल्लू लाल है, दोस्त आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है उसको गाइड करना है हमें। कैसे गाइड करेंगे? ऐसे गाइड करेंगे, SOP ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल, वही चीज, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ जॉब, जॉब रोटेशन, डॉक्यूमेंट एंड IT बेस्ड कंट्रोल, ठीक है। In course of audit of Z Limited, the auditor wants to rely on audit evidence obtained in previous audit in respect of effectiveness of internal control instead of retesting the same during the current audit. As an advisor to the auditor, kindly caution him about the facts that may warrant a retest of control. आओ भाई, retest of control क्या होगा? Deficient control environment, deficient monitoring of controls, significant manual element, ऊपर तो पूरा क्वेश्चन की राम कहानी तुम्हें पता है, ठीक है। पर्सोनल चेंजेस, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और डेफिशिएंट जनरल IT कंट्रोल्स, ठीक है। अब रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है तो ऑब्वियस बात है, जो जो तुझे क्या कहते हैं कंट्रोल को अच्छा बनाते हैं उनकी कमी है, तो रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा, खत्म। CA अभिनव, ये मेरा दूसरा दोस्त, वॉज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ तरुण लिमिटेड, ये मेरा तीसरा दोस्त, फॉर फाइनेंशियल इतना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्लानिंग CA अभिनव इंटेंड्स टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. Please guide him with respect to the factors that may affect the identification of an appropriate benchmark for this purpose. What benchmark should be adopted by CA Abhinav if Tarun Limited is engaged in manufacturing and sale of air conditioners and having regular profits? दूसरा, construction of large infrastructure project and incurred losses in previous 2 financial due to pandemic. अब देख भाई, सीधी सी बात है, अब इसमें क्या करना है, उसको बेंचमार्क लेने हैं, ठीक है। अब जो सेल ऑफ एयर AC और रेगुलर प्रॉफिट वाला है, तो उसके केस में क्या बेंचमार्क लेगा? अगर वो कहते हैं मैन्युफैक्चर सेल ऑफ AC है, तो रेगुलर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बी यूज्ड एज बेंचमार्क, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा हुआ है, ऊपर तो पूरी वो बुक की थ्योरी है, ऊपर पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। दूसरा, अगर तरुण लिमिटेड एंगेज है कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इंकर्ड लॉसेज इन प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू पेंडेमिक, तो ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू में बी यूज्ड एज बेंचमार्क, ठीक है। Alternatively, auditor may consider the criteria relevant for audit of entity doing public utility program projects. Total cost and net cost may be appropriate benchmarks for that particular program project activity, where an entity is considered the asset may be an appropriate benchmark. सब ज्ञान की बातें हैं, ठीक है। मेन ये पकड़ो, ठीक है, और अपना नॉर्मल जो हम बेंचमार्क फैक्टर दैट में अफेक्ट आइडेंटिफिकेशन बेंचमार्क सीधा चिपकाओ, काम खत्म। इतनी बड़ी राम कहानी लिखने जाओगे ना तुम्हें याद होनी, ना किसी को याद नहीं सकती, बिकॉज भाई सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पर याद करने के लिए, ठीक है ना। तो अपना एक नॉर्मल फ्रेमिंग ऑफ आंसर करो और जय राम जी की, ठीक है गाइस। बाय बाय, सी यू ऑल। बस प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, स्टडी मैट्रिक क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना इसके बाद, ठीक है। इतनी मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना और तुम्हारा यू आर गुड टू गो, ठीक है। बाय बाय।